हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम इस बायो क्विज में आपके लिए लेके आए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड और नीट दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी फिनोमिना होती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो उनके लाइव रहने के लिए तो ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी भी स्पीसीज को अपनी कंटिन्यूटी बनानी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन। सो इस चैप्टर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेथड पढ़ते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यहाँ से काफ़ी लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपके सामने चारों ऑप्शन मिलेंगे। आपको अपना आंसर जो है लाइव चैट में लिखना होगा। आफ्टर क्विज आपको अपना जो भी स्कोर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना होगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके की स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको डिस्टर्ब करती है जिसमें आप थोड़े पजल हो जाते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सही ही आंसर करोगे या स्किप कर दोगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आपको उसको स्किप कर दो और देखो कि वो पर्टिकुलर पॉइंट आपने क्लियर क्यों नहीं किया या आपने जो समझा था वो शायद सही नहीं है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइकोगेमी, फर्टिलाइजेशन, ऑटोगेमी या एलोगेमी? आपका टाइम जो है 20 सेकेंड आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालने में, एंड आप अपने जो आंसर है वो लाइव चैट में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स जल्दी कीजिए। डाइकोगेमी, फर्टिलाइजेशन, ऑटोगेमी और एलोगेमी में सही आंसर जो है वो क्या है? अनरिलेटेड गैमेट्स है बच्चों, अनरिलेटेड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा एलो। वैसे तो बायो के अंदर है ना हर चीज़ बहुत ही आसान होती है, जैसे कि बायोलॉजी में तो बायो वर्ड ही किससे आता है? लाइफ से। ठीक इसी तरीके से अनरिलेटेड मतलब जो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे टर्म आती है एलो। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि डाइकोगेमी क्या है, क्योंकि बच्चों आपको चारों ऑप्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना राइट आंसर निकाल सको। डाइकोगेमी एक ऐसी डाइकोगेमी के अंदर हम बोलते हैं कि किसी फ्लावर के अंदर जो स्टेमन और पेस्टल है उनका राइपनिंग टाइम क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अगर नहीं पता तो आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करो। राइपनिंग ऑफ द स्टेमन and pistil of a flower at different times, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी। फर्टिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, दो गैमेट्स का फ्यूजन। ऑटोगेमी और एलोगेमी में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखो ये आप अगर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन जानते हो तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एक ही स्पीसीज के दो प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, ठीक है। सेम स्पीसीज की बात चल रही है यहाँ पे बच्चों। तो क्या होता है कि अगर यहाँ का स्टेमन यहीं पे ही आंसर यहीं पे आके गिर जाए तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। यानी कि दोनों गैमेट एक ही फ्लावर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से गैमेट यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो इसको बोलते हैं एलोगेमी, यानी कि जो दोनों गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से जेनेटिकली अनरिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज सेम है लेकिन पेरेंट बॉडी जो है अलग अलग है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहता है एलोगेमी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज द पोटेंशियल टू डेवलप एंटायर प्लांट। क्या बोलेंगे इसको? बडिंग, क्लोनिंग, सम पोटेंशी या टोटी पोटेंशी। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि चारों टर्म्स का मीनिंग क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेल पहचाननी है। अनडिफरेंशिएटेड सेल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने की पावर है, और इसका सही आंसर होता है टोटिपोटेंसी। बिल्कुल सही है। टोटिपोटेंसी सेल जो रहती है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। ये भी क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया हुआ है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सी होती है। राइट स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है वो सही आंसर जाएगा टोटिपोटेंसी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्मेफोडाइट ऑर्गेनिज्म। आपको हर्मेफोडाइट ऑर्गेनिज्म मतलब हर्मोफोडाइट का टर्म पता है तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत आसान है। पहले ऑप्शन में अर्थवर्म, टैपवर्म, हाउस फ्लाई, फ्रॉग दिया है। दूसरे ऑप्शन में अर्थवर्म, टैपवर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई दिया है। थर्ड ऑप्शन में अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, राउंड वर्म है। और लास्ट ऑप्शन में अर्थवर्म, टैपवर्म और लीच एंड स्पॉन्ज है। सो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो हर्मेफोडाइट है। यहाँ पे फिर से एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्मेफोडाइट का मतलब क्या होता है। चलिए, जिसको पता होगा तो 2 क्वेश्चन ओवरऑल हमारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो सही आंसर अपने लाइव चैट में लिखिए और सही आंसर जो है इसका वो है अर्थवर्म, टैपवर्म, लीच और स्पॉन्ज। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हर्मेफोडाइट होते हैं। हर्मेफोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की प्रेजेंस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। आपको ऐसे क्वेश्चन में ना इसको अंडरलाइन कर लेना बहुत जरूरी है, इनकरेक्ट पहचाना है। फर्स्ट ऑप्शन में कुकर बीट्स एंड कोकोनट्स आर मोनोशियस प्लांट, पपाया एंड डेट पाम are dioecious plant, leech and tapeworm are bisexual animal. Fourth option है sponge and cylindrate are unisexual animal. आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। सेक्सुअलिटी पे, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पे मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हर्मेफोडाइट इन टर्म्स में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सो चलिए अपना आंसर जो है लाइव चैट में लिखिए और आपका टाइम खत्म हो चुका है। और सही आंसर है स्पॉन्ज एंड सिलिंड्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, मोनोशियस और डायोशियस जो टर्म है ना, इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होता है। मोनो का मतलब भी सिंगल होता है और ईशियस का मतलब है बॉडी और डायोशियस का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, सो इस तरीके से स्पॉन्ज और सिलिंड्रेट हमारे लिए क्या रहते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस डैश गैमेट्स एंड हैप्लॉइड प्लांट पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस डैश गैमेट। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड डिप्लॉइड या हैप्लॉइड हैप्लॉइड। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, बहुत ध्यान से। आपके एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, बस उसी को ही तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रेजेंट किया है इस क्वेश्चन के अंदर कि पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है तो वो गैमेट कैसे बनाएगा और पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड है तो वो गैमेट कैसे प्रोड्यूस होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है अगर आपको क्लियर हो गया तो। और इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ, राइट, हैप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड यानी कि 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर पेयर में है, तो वो गैमेट भी कैसे प्रोड्यूस करेगा, n। ठीक है, और अगर हैप्लॉइड है तो भी वो गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेगा, एन। क्योंकि गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा ही हाफ रहते हैं, ताकि जब गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बने तो वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बैलेंस बना रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है पेरेंट प्लांट पे, पेरेंट बॉडी पे। ठीक है, अब पेरेंट बॉडी जो बच्चों है ना, 2 तरीके से भी हो सकती है। पेरेंट बॉडी जो है डिप्लॉयड भी हो सकती है और पेरेंट बॉडी जो है हैप्लॉयड भी हो सकती है। अगर डिप्लॉयड है, 2n है, तो वो गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस। और अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड है तो गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस। ये वाला स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों ही केस में जब भी गैमीट बनेंगे, गैमीट हमेशा ही क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बहुत आसान क्वेश्चन, एक इंडेक्स दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो अगर वो इंडेक्स आपको याद है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ऑफियोग्लोसम और अनियन। आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आप उस इंडेक्स के बेसिस पे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। चलिए चलिए चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देने का टाइम खत्म होने वाला है। अपना आंसर कमोन स्टूडेंट लाइव चैट में लिख दीजिए। और इसका सही आंसर है ऑफियोग्लोसम। जी हाँ, ऑफियोग्लोसम एक फर्न है। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 1260, यानी कि 1260 जो क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके गैमेट के अंदर 360 हैप्लॉइड और ये 2n स्टेट है, ठीक है। बाकी के अंदर हाउस फ्लाई के अंदर अगर देखा जाए तो 12 होते हैं। बटरफ्लाई में कितने होते हैं, मैं भूल गई बच्चों, जरा बताना बटरफ्लाई में कितने थे। बटरफ्लाई और अनियन, इनके अंदर फटाफट अपने आंसर लिखो। बटरफ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, मियोसाइट्स के अंदर बताना है बच्चों, मियोसाइट। मियोसाइट के अंदर बताओ बटरफ्लाई और अनियन की मियोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यस यस यस, बहुत सही। बटरफ्लाई के अंदर जो है वो होते हैं 380 और अनियन के अंदर होते हैं 60, ठीक है। मियोसाइट के अंदर, मियोसाइट बेसिकली वो सेल को बोला जाता है जो मियोसिस परफॉर्म करती है, ठीक है। और मियोसिस परफॉर्म करके वो जो है n 4 गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे अगर 12 अगर हम देखें मियोसाइट के अंदर प्रेजेंट है तो गैमेट में कितने हो गए, 6, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So if a butterfly has chromosome number 360, oh my god, अभी बताया इस क्वेश्चन का। in its myocyte what will be the chromosome number its gamete। ये क्वेश्चन तो बिना ऑप्शन के ऐसे आप बता दोगे आंख बंद करके। चलिए बटरफ्लाई के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 360 दिया है मियोसाइट में, तो क्रोमोसोम बता दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसका जस्ट हाफ होने वाला है। चलिए चलिए चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 190 बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्चुअली ये 380 आना चाहिए था, 380 है, ठीक है। 380 जो रहेगा वो रहेगा, उसका हाफ जो रहेगा 190। बटरफ्लाई के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी, ध्यान रखना बच्चों, अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग formed by sexually reproduce because, यार sexually reproduction because first option है offspring do not possess exact copy of parental DNA। second option है DNA of only one parent is copied and passed on the offspring। third option है offspring are formed at a different time। एंड लास्ट ऑप्शन है डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, मेरे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में क्लोन टर्म आते ही वो फटाफट ऑप्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से केयरफुली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अपना आंसर लाइव चैट में लिखिए और इसका सही आंसर है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। देखो ये बात चल रही है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, क्योंकि क्लोन जो बनता है वो कब बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट के जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, उनको हम क्लोन बोलते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको हम क्लोन क्यों नहीं कहते। इसका सही आंसर यही है कि ऑफस्प्रिंग के पास जो डीएनए होता है वो पेरेंटल डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, इसीलिए हम उसको क्लोन नहीं कहते। बाकी की ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्योंकि पेरेंटल डीएनए ही आगे कॉपी होता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे बनता है और पेरेंटल डीएनए और ऑफस्प्रिंग का डीएनए बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको बताना है क्रोमोसोम नंबर किस किस के अंदर, फीमेल गैमेट में, जाइगोट में और सीडलिंग में क्या क्या रहेंगे। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं 12 24 12 24 12 12 12 24 24 24 12 24। आपका टाइम स्टार्ट होता है
सो आपको ध्यान रखना है कि मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट, मेल गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए हुए हैं और आपको मेल फीमेल गैमेट में, जाइगोट में और सीडलिंग सेल्स के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, और वो है थर्ड, यानी कि अगर मेल गैमेट में 12 है तो फीमेल गैमेट में भी बच्चों कितने होंगे, 12। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट, मेल में भी कितने हैं, 12, और फीमेल में भी कितने हुए, 12। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। तो जाइगोट में कितने हुए, 24। और जाइगोट जो है आगे पूरा का पूरा प्लांट बनाता है। प्लांट की रूट, स्टेम, लीफ की अगर हम बात करें तो इन सब में भी क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 24 ही रहेंगे, तो इसीलिए इसका थर्ड आंसर हुआ। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger are mainly because first option and nodes are shorter than internode, second option and nodes have meristematic cell, third है nodes are located near the soil, and fourth option and nodes have नॉन फोटोसिंथेटिक सेल। फटाफट अपना क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, ध्यान से भाई लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फ्रॉम द नोड्स ऑफ प्लांट्स सच एज शुगर कैन एंड जिंजर आर मेनली बिकॉज और आंसर आएगा नोड हैव मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, क्योंकि शुगर कैन और जिंजर, ये हम लोग अगर पोर्शन की बात करें इस तरीके से तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है, नोड, और ये होता है इंटर नोड रीजन होता है। और अगर आपको पता है शुगर कैन में यहाँ से इस तरीके से रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसी तरीके से जिंजर के अंदर भी जो नोड होते हैं वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। यहाँ पे कौन सी सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, और ये सेल आगे न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू प्लांट को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आते हैं, देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस इन अ बाइनरी फिजन, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक। चलिए बताओ भाई बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। देखो अभी तक गीता में लिखा हुआ था कि मृत्यु निश्चित है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे आया है उसको तो मरना ही होगा, यानी कि डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। बट भाई बैक्टीरिया अड़ के बैठ गया और अमीबा भी अड़ के बैठ गया ना, हम नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि वो बोलते हैं क्योंकि उनकी पेरेंटल बॉडी ही डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग में। थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप देखोगे ये अमीबा है और सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से डंबल शेप में, एंड देन फिर हम देखते हैं इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म जो है वो जुट जाता है और इस तरीके से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी ही डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग का जो है फॉर्मेशन करती है। चलिए अब आता है next question. There are various type of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depend on first option habitat and morphology of the organism, second morphology of the organism, third है morphology and physiology of the organism, and last option है organism habitat physiology and genetic makeup. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंडीशन पे या कौन से अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म की कंडीशन है जिनके ऊपर रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड करता है। बहुत ध्यान से, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसका फिजियोलॉजी और उसका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मोनोकार्पिक प्लांट को सिलेक्ट करना है, बैम्बू, लिठी, मैंगो या सभी, इनमें से आपको, बहुत आसान है भाई ये क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए कि इनमें से मोनोकार्पिक जो है वो कौन सा है। मोनोकार्पिक का मतलब पता होना चाहिए आपको क्या होता है, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, जल्दी।
ओके 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 ओके, अपना आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। एंड इसका सही आंसर है बैम्बू। जी हाँ, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, कार्पिक का मतलब फ्लावरिंग करने वाला। ठीक है, मतलब जो एक बार फ्लावरिंग करता है अपने लाइफ स्पैन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। बैम्बू जो है वो वैसे तो उसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है बैम्बू का, लेकिन वो पूरी अपनी लाइफ स्पैन के अंदर सिर्फ वन टाइम ही क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। तो बैम्बू जो है ना वो फ्लावरिंग करता है, फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ। तो मुझे एक चीज बताओ, कितने टाइम में वो फ्लावरिंग करता है, कितने, उनका जो जुवेनाइल फेज है वो कितना लंबा रहता है, मुझे ये चीज जाननी है कि कितने टाइम बाद में वो फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करके मर जाता है। तो बताइए जल्दी बताइए, बैम्बू कितने टाइम में फ्लावरिंग करता है, 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लगभग 50 to 100 ईयर्स तक ये जीता है और वेट करता है फ्लावरिंग का। उसके बाद में ये प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, डाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैम्बू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेनेसेंट फेज cannot be observed in annual plant, perennial plant, biennial plant and ephemeral plant। आपका टाइम जो है वो हो गया है स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन का, ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है। चलिए बच्चों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंट फेज जो है क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम कौन से प्लांट में, पेरिनियल प्लांट्स के अंदर। बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना डिफर फ्रॉम द बैम्बू। ठीक है, क्यों? बीइंग अ मोनोकार्पिक, लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज, बीइंग अ पॉलीकार्पिक, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये तो, बस थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना। चलो बच्चों, अपना जो आंसर है वो लाइव चैट में लिखो। ये क्वेश्चन थोड़े से उलझ के जरूर दिए हैं, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है उनके लिए बहुत ही सुलझे हुए क्वेश्चन है। और ये रहा इसका सही आंसर, लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज जो है कुथियाना की भी अलग होती है और बैम्बू की अलग होती है, दोनों ही मोनोकार्पिक है। पहली चीज तो ये क्लियर करो, दोनों ही क्या है, मोनोकार्पिक है। बैम्बू को 50 से 100 साल लग जाते हैं एक बार फ्लावरिंग करने में। वहीं मुझे एक बात बताओ, स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना का अदर नेम बताना। चला लिखना बच्चों चैट बॉक्स में, स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना को किस नाम से जाना जाता है, मुझे नहीं याद आ रहा है इसको क्या बोलते हैं। 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका, इसको बोला जाता है नीला कुरेंजी। ठीक है, अब इसका जुवेनाइल फेज बताओ, क्योंकि बैम्बू का तो अलग रहता है। बैम्बू का जुवेनाइल फेज लगभग 50 से 100 साल का रहता है। ठीक है, वहीं नीला जो कुरेंजी है इसका जो रहता है वो कितना रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा ये कितने टाइम बाद में फ्लावरिंग करता है। तो जब फ्लावरिंग, जुवेनाइल फेज, एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 फेज होते हैं, एक जुवेनाइल फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज वो होता है जहाँ पे उसके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और रिप्रोडक्शन में वो फंक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट का पीरियड होता है जुवेनाइल फेज। तो नीला कोरेंजी का बिल्कुल सही आंसर लिखा है आप लोगों ने, 12 ईयर्स, 12 साल का रहता है। तो इसके इतना और इसके इतना तो बहुत डिफरेंस रहता है उनके जुवेनाइल फेज की लेंथ में। तो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ कि स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना जो है ये किस एरिया में पाया जाता है, इंडिया के कहाँ पाया जाता है, केरला में, कर्नाटका में या तमिलनाडु में? बताओ फटाफट बताओ कहाँ पाया जाता है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सब जगह पाया जाता है, केरला में,
कर्नाटका में यानी कि साउथ इंडिया के अंदर ये ब्लू पैचेस स्ट्रेचेस के फॉर्म में बहुत लार्ज नंबर में ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावरिंग, ब्लू कलर के हिली एरिया के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑयस्टर साइकिल इज रिपोर्टेड इन, कहाँ मिलता है ऑयस्टर साइकिल? फर्स्ट ऑप्शन है काउ शीप में, सेकंड है ह्यूमन मंकी में, चिंपैंजी गोरिल्लाज में, या काउ एंड मंकीज में। आपका टाइम हो गया स्टार्ट बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑयस्टर साइकिल कहाँ मिलता है? देखो एनिमल के अंदर जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है ना, तो एनिमल के अंदर बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म में दो तरह के साइकिल जो है हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेनेस्ट्रल साइकिल। चलिए इसका सही आंसर है काउ एंड शीप। देखो तो मैं यही बता रही थी कि ऑर्गेनिज्म में ना दो तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते हैं, ठीक है, दो तरह के। एक तो होते हैं एस्ट्रस साइकिल और दूसरे का नाम होता है मेनेस्ट्रल साइकिल, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट्स में चलता है, हमेशा याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, नॉन प्राइमेट्स फीमेल के अंदर रहता है हमें, ठीक है, और ये हमेशा किस में देखने को मिलेगा? प्राइमेट फीमेल के अंदर, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन और इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, जो यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, उसके अंदर शेडिंग नहीं होती है, वो ब्लड के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती। जबकि मेनेस्ट्रल साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल, जो यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो ब्लड के फॉर्म में उसका शेडिंग ऑफ हो जाता है, वो प्राइमेट्स फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो मेनेस्ट्रल साइकिल? अब आपको ये देखना है कि प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है गोरिल्ला, चिंपैंजी, सेकेंड है मंकी एंड ह्यूमन, थर्ड है ओरेंगटन एंड मंकी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। आपका टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको बस अगर प्राइमेट्स के एग्जाम्पल पता है तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्राइमेट कौन कौन होते हैं? सो आपको देखना है कि मेनेस्ट्रल साइकिल में से कौन से ऑर्गेनिज्म है रन करते हैं, और बिल्कुल सही आंसर है गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन, ये सब किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए फंगल थैलस हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड, क्या कहेंगे? हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, डायोशियस या मोनोशियस? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो यहाँ पे दो कंट्रोवर्सी होने वाली है तुम्हारे साथ। आपका दो ऑप्शन एक जैसे से देखने को मिलेंगे, आपको मोर एप्रोप्रिएट बताना है विद रिस्पेक्ट टू फंगस, ठीक है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अपना लाइव चैट में लिखो, जो समझदार बच्चा है वो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि फंगल थैलस के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ये इस तरह की कंडीशन में हम होमोथैलिक वर्ड यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम होमोथैलिक और मोनोशियस दोनों एक ही तो बात हुई ना, मोनोशियस, होमोथैलिक, ये सारी चीजें डिनोट करती है कौन सी? बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, ठीक है। अब यार क्या करना है ना तुम लोगों को, यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज जो है ना, ये दोनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहे होंगे। देखो मोनोशियस वर्ड जो है ना, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और ईशियस का मतलब होती है एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है। लेकिन ये टर्म तो बच्चों आप प्लांट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एनिमल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ फंगस पूछ रहा है, तो इसलिए होमो का मतलब क्या होता है? देखो होमो का मतलब होता है होमोथैलिक, होमो का मतलब होता है सेम, एक ही थैलस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन, वैसे आप ओवरऑल इसको मोनोशियस भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ ये कंडीशन आपकी किसको बताती है? बाइसेक्सुअलिटी को भी बताती है, ठीक है। तो यानी कि हर्मेफ्रोडाइट्स, आपको होमोथैलिक, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, ये टर्म्स जो है ना वो बड़ी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको रीड करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सिलेक्ट करना है आपको क्या बताना है? हाँ, आपको अरेंज करना है ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको सही आंसर इसमें से आइडेंटिफाई करना है। चलिए पैरेट, क्रो, बटरफ्लाई और बेनियन ट्री, इन चारों को सही मैनर में असेंडिंग ऑर्डर में इसके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग रखना है। टाइम आपका मैंने कर दिया है स्टार्ट,
और आपको अगर इन सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन पता है कितने कितने साल के, कितने कितने मंथ और वीक के होते हैं, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही आसानी से इसको पुट कर सकते हैं। पहले तो अपना आंसर पुट कीजिए, किस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है बच्चों, डिसेंडिंग नहीं। बिल्कुल सही आंसर है इसका थर्ड, क्योंकि हमें पता है कि फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे कम होता है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ भाई, फ्रूट फ्लाई का कितना होता है? फटाफट सब बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है फ्रूट फ्लाई का। चलिए 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 बताओ। डेज में बता दो भले, कोई ज़रूरी नहीं है आपको मंथ्स में ही वीक में ही बताना, डेज में भी बता सकते हो आप। ठीक है, यानी कि इनका जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 डेज के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, फिर आता है क्रोकोडाइल का लगभग कितना रहता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्रोकोडाइल का कितना रहता है लाइफ स्पैन? ओके वेरी गुड, 60 ईयर्स। फटाफट अब मुझे पैरेट का भी बता दो कितना रहता है? 140 ईयर्स। ओके, और सब अब बताओ बनियन ट्री का कितना रहता है? देखो बनियन ट्री का 200 से लेके 300 यानी कि 200 to 300 ईयर लाइफ स्पैन रह सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो मेज़र करते हैं। यहाँ पे एक बच्चों डॉग का भी दिया है, डॉग और टॉर्टोइस भी दिया है, इनका और बता दो मुझे फटाफट। डॉग का कितना होता है? बिल्कुल, डॉग का 20 to 30 ईयर्स वैसे होता नहीं है, इनका 10-15 एक साल होता है, लेकिन फिर भी एवरेज आपको अपने आप निकालेंगे। और टोरोटॉइस का कितना होता है? टोरोटॉइस का भी बड़ा होता है, लगभग 100 से 150 ईयर रहता है। तो इस तरीके से आपको एक इंडेक्स दी हुई है जिसमें अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का एनसीईआरटी में, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बर्ड, बुलबिल, टर्गियन और एंथ्रोजॉइड? आपका टाइम होता है स्टार्ट। आपको अगर टर्म पता है तो आज क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ओके। अपना लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए बच्चों। ओके, और फटाफट मुझे भी थोड़ा बूस्ट कर दो यार, बहुत देर हो गई मुझे भी बोलते हुए। कैसी लग रही है क्विज और इसके क्वेश्चन? मेक्स अ हार्ट। फटाफट मुझे हार्ट साइन सेंड करो तो मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, क्विज क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, और आपके कॉन्सेप्ट तो आपको पता होंगे कि कितने अच्छे से बिल्ड हुए हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड क्या होता है? इट्स ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, और बेसिकली ये होता है मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट को हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, यानी कि स्पर्म का आप दूसरा फॉर्म कंसिडर कर सकते हो एंथ्रोजॉइड, लेकिन ये हम अदर एनिमल्स या फंगस में इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, बर्ड हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जो कि बर्ड का मतलब ही क्या होता है? आउट ग्रोथ। ठीक है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, बुलबिल और टर्रियन, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही किस तरह की बर्ड है? दोनों ही रहती है फ्लैशी बर्ड है। बस अब यहाँ पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि बर्ड भी सेपरेट होके, मान लो ये हाइड्रा है, अगर हम मानते हैं हाइड्रा पे इस तरीके से बर्ड निकली, और ये जो हाइड्रा में ये बर्ड जो फिर इस तरीके से ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। बुलबिल और टर्रियन ये दोनों फ्लैशी बर्ड है, और ये अपने पेरेंट से अलग होके क्या बना सकती है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बुलबिल और टर्रियन दोनों ही फ्लैशी बर्ड है, लेकिन अलग अलग प्लांट में। बुलबिल बताओ किसका फ्लैशी बर्ड है, किस प्लांट का? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं बच्चों। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। बुलबिल किसका फ्लैशी बर्ड है? बुलबिल फ्लैशी बर्ड माना जाता है किसका? अगेव का। वेरी गुड, अगेव इज द राइट आंसर। ठीक है, टूरियन बताना बच्चों। टूरियन ये किसका है? टूरियन इज अ फ्लैशी बर्ड, कौन से? हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स का। ठीक है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स का हम फ्लैशी बर्ड कंसिडर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज टू प्लांट्स इन विच न्यू प्लांटलेट्स अराइज फॉर्म टू द
form the same organ. Dahlia and ginger, potato and sweet potato, dahlia and rose, potato and sugarcane. ओके, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों प्लांट इन विच न्यू प्लांटलेट्स अराइव फ्रॉम द सेम ऑर्गन से बन रहे हैं. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. अगर आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस चीज़ से रिलेटेड क्लियरली है तो आप बता सकते हो. और इसका सही आंसर है पोटैटो एंड शुगर. अरे वाह, क्या बात है. ओके ओके ओके, क्योंकि डहेलिया जो है वो रूट का से बनता है, जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम से, ये फिर से स्टेम, और स्वीट पोटैटो फिर से रूट. ठीक है, ये स्टेम हो गया, फिर ये स्टेम, ठीक है, और ये रूट. ठीक है, तो पोटैटो एंड शुगर कैन ये दोनों ही क्या रहते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है, स्टेम. ठीक है, तो इस तरीके से सेम ऑर्गन से ये ओरिजिनेट होते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, नहीं पता, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो ध्यान से रखना है, आपको वो प्लांटलेट पहचानना है जो सेम ऑर्गन से डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, तो पोटैटो एंड शुगर कॉर्न दोनों ही स्टेम से ही अपना एक्सिलरी बड बनाता है और ये नोड से न्यू प्लांट को फॉर्म करता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ ए लीफ सेल ऑफ अगेव, वेरी गुड, अगेव के अंदर लीफ सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो है X, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल ऑफ इट्स बुलबिल. आपको क्रोमोसोम नंबर बताने हैं कि इसके बुलबिल क्या थी. अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इट इज अ फ्लैशी बर्ड. फर्स्ट ऑप्शन है 2x, सेकंड है x/2, x/4 एंड x. आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है. फटाफट देखिए बच्चों क्या आंसर आएगा, चैट बॉक्स में लिख डालिए. ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. तो अरे यार, मैंने आंसर भी बता दिया. ओ नो, शिट, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कोई तो गलत करेगा. अरे वाह, क्या बात है, सब बच्चों ने आंसर सही किया है. सो बिल्कुल सही आंसर है इसका एक्स, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला बुलबिल जो है ना वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. यानी कि अभी अभी हम लोग बोल रहे थे ये क्या है, फ्लैशी बर्ड है. तो यहाँ पे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्लोन बनता है. तो अगेव की लीफ में अगर एक्स है तो इसके अंदर भी एक्स ही रहेगा. ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑप्शन है इट इज यूजुअली बाय पेरेंटल, सेकेंड है गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस. चलो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत ही गरीब क्वेश्चन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसे तोते की तरह रटा होता है. आपको डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए सेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना बच्चों. चलो चलो चलो, मेरे को एनर्जी ड्रिंक प्लीज बीच बीच में देते रहा करो बिना कुछ कहे. आपको अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप सेंड करो मुझे फटाफट. और इस क्वेश्चन का आंसर है माइटोसिस. भाई ये कैसे हो गया, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और मियोसिस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अगर गैमीट बनाना है तो मियोसिस करना पड़ेगा. तो ओनली माइटोसिस अकेला नहीं होता, मियोसिस भी होता है, इसीलिए इट इज अ नॉट करेक्ट. ये सही है, यूजुअली बाय पेरेंटल होता है, लेकिन एक्सेप्शन बायो में ना हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता. बताना ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे यूनिपेरेंटल ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देता है. बताना आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी अपने चैट बॉक्स में लिखना. यानी कि आपने आज तक हमेशा इस चीज को याद कर रखा है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आए तो हमें बाय पेरेंटल कंडीशन अप्लाई करनी है विद अपोजिट सेक्स, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होती है. पर बच्चों एनिमल्स ऐसा नहीं करते. कुछ एनिमल्स रूठ के बैठे ना, भाई हमारे पास तो दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमें नहीं जरूरत कोई दूसरे अदर पार्टनर की. टैपवर्म बिल्कुल सही आंसर, टैपवर्म इसका सही आंसर है, जिसके अंदर मेल और रिप्रोडक्टिव गैमेट्स खुद ही बना के खुद ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा लेता है. वो गैमेट्स हमेशा बनेंगे, मियोसिस होगा ही होगा, और बहुत स्लो प्रोसेस है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पहले गैमेट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, देन कहीं जाके एक नया ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश होगा. सो इस तरीके से स्लो प्रोसेस. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है किसके रिगार्डिंग स्पोरुलेशन इन अमीबा. 4 ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म ए 3 लेयर हार्ड कवरिंग.
around itself. Second, amoeba divide by multiple fusion to produce pseudospores. The cyst wall of amoeba bursts to release spore which grow up into many amoeba. Last option is sporulation occur when the favorable condition written. Okay, next टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों. आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे. चलो चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करते हुए, दो ही ऑप्शन होने चाहिए, या तो आ रहा है या सही आ रहा है, गलत का कोई चांस मत देना प्लीज बच्चों. तो सही आंसर है स्पोरुलेशन occurs when unfavorable condition written. बिल्कुल गलत है. स्पोरुलेशन होता ही कब है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है. देखो अमीबा ये बैठा बेचारा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन है 1, 2 और 3 लेयर का एक हार्ड सिस्ट बना लेता है, ठीक है. और अंदर बैठ के इसके अंदर बैठ के अमीबा क्या करता है, छोटे छोटे इस तरीके से क्या बना रहा है, मल्टीपल फ्यूजन से स्पोर बना रहा है. इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोर्स बोलते हैं. जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये ब्रस्ट हो जाएगा और यहाँ से निकल के इस तरीके से स्पोर जो है बाहर आ जाएंगे और वो फिर ग्रो करके क्या बनाएंगे, न्यू अमीबा बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दीज रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल. फर्स्ट ऑप्शन है साइकॉन, सेकेंड है प्लेनेरिया, थर्ड है हाइड्रा, फोर्थ है मोनोसिस्टिस. इन दीज रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल. आपको पहचानना है, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है. साइकॉन, प्लेनेरिया, हाइड्रा, मोनोसिस्टिस. चलिए बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दो. इन दीज रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल. बताना इन चारों में से कौन है जो जेम्यूल का फॉर्मेशन करता है. बहुत ही आसान है, अगर एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा हुआ है तो चुटकियों का आंसर था साइकॉन. साइकॉन बेसिकली हम मैराइन स्पॉन्ज को बोलते हैं, मैराइन स्पॉन्ज. अच्छा, मैराइन स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ, मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा था. अब मैं थोड़ा सा ना 11th क्लास के एनिमल किंगडम में घुस गई हूँ, लेकिन ये अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जांपल पता है किसी बच्चे को, किसको बोला जाता है? लिखो. कितने बच्चों को पता है? चलो देखते हैं. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मेराइन वाटर, साइकोन. जेम्यूल इज अ बर्ड, ठीक है. जेम्यूल जो है ना वो, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं. ओके, फ्रेश वाटर का सही आंसर दिया है स्पॉन्जिला. बिल्कुल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन रहा हुआ है. स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. मेनली ये मोस्टली स्पॉन्ज होते हैं ना बच्चों, वो मैराइन वाटर में होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला इसमें अलग ही अपना खड़ा है कि नहीं भाई मैं तो फ्रेश वाटर में भी रह सकता हूँ. जेम्यूल जो है वो किस तरह की बर्ड है? जेम्यूल जो है ना वो बच्चों बर्ड है, ठीक है. बताओ एक्सोजीनस या एंडोजीनस बर्ड है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना. जेम्यूल किस तरह की बर्ड है? इनसाइड द बॉडी बनती है या आउटसाइड द बॉडी बनती है स्पॉन्ज में? ओके, इनसाइड द बॉडी बनती है. इन साइड दी बॉडी बनती है किसके? स्पॉन्ज के, ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से अगर स्पॉन्ज को कट करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो इस तरीके से एक छोटी स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर में कुछ सेल्स ग्रुप करते हैं और वहाँ पे इस तरीके से स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इनको हम बोलते हैं जेम्यूल्स. ये इंडोजिनस बर्ड होती है स्पॉन्ज के अंदर. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है. द पेरिनियल स्पीसीज ऑफ प्लांट शो clear cut vegetative reproduction and senescent phase. Second option, in animal the juvenile phase is followed by the morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. Third option, in plants end of the juvenile phase indicate the beginning of the reproductive phase. And fourth option, a vegetative as well as reproductive phase is variable during a different प्लांट. चलो टाइम हो गया है स्टार्ट. आपको बच्चों इनकरेक्ट ढूंढना है, इसमें से करेक्ट मत पकड़ के ले आना. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इस चैप्टर में ना करेक्ट और इनकरेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैंने पूरी कोशिश की है इस चैप्टर के हर एक जगह से हम क्वेश्चंस को कवर करें तो आपके पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए. और इसके अंदर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला भी है. पेरिनियल स्पीसीज वो होती है जिनका लाइफ स्पैन
2 से ज़्यादा साल का होता है, ठीक है। तो उनके अंदर आप क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज नहीं देख सकते, नोट सीन, जबकि इसने क्या लिखा है, शो कर रहा है, नोट सीन क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड जो है सेनेसेंट फेज। वेजिटेटिव फेज को ही हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये और ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से वापस से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है बच्चों, किसके रिगार्डिंग, एम्ब्रियोजेनेसिस के रिगार्डिंग। बता दूं भाई, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो अंडरगोज मियोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेकंड में बोला है कि इन दिस प्रोसेस माइटोटिक सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। थर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फोर्थ है इन एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिफरेंशिएशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट मत पकड़ लेना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उस लाइन को अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि आप जब करेक्ट देखते हो ना, बाकी ऑप्शन देखना ही पसंद नहीं करते, आंख बंद करके आंसर दे देते हो, फिर चिल्लाते रहते हो सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक होगी। मैम क्या करें? पहला जो है उसका वो इनकरेक्ट है। इन एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होती बच्चों, माइटोसिस होती है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, यही गलत था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस होता है एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन तो सही है, लेकिन मियोसिस नहीं होता। मियोसिस पूरे एनिमल, हायर एनिमल के अंदर मियोसिस जब गैमेट बनना होता है तभी होता है, और कहीं पे भी मियोसिस नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग अबाउट द विविपेरस एनिमल्स। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दो तरह से हो सकता है, विविपेरस भी हो सकता है, ओविपेरस भी हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट। दूसरा है एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर इज अ बेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। थर्ड है मेजोरिटी ऑफ मैमल्स आर विविपेरस एंड फोर्थ है चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज लेस इन विविपेरस एज कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल। आपका टाइम हो गया है स्टार्ट। तो चारों में से आपको कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है? 3 सही है, 1 गलत है मेरे बच्चों। चलो बताओ भैया। ओके 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 ओके, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो मेरे बच्चों। लाइव चैट में आंसर आ जाना चाहिए, और टाइम खत्म हो गया। और इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि देखो, पहले तो मुझे ये बताओ, और वीवी पैरस का मतलब क्या होता है? चलो सब बच्चे ना, पहले तो मुझे वीवी पैरस और ओवी पैरस में क्या डिफरेंस होता है, वीवी पैरस और ओवी पैरस में क्या डिफरेंस होता है, ये बता दो मुझे। फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिखना जरा, मैं पढ़ रही हूँ तुम्हारे आंसर, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या आंसर दे रहे हो तुम, बताना जरा। वीवी पैरस और ओवी पैरस का मतलब क्या है? ओके 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 ओके, अरे वाह क्या बात है, सही आंसर है। देखो हमें पता है कि ये अगर गैमेट्स हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो एक 2n क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर आगे क्या बनता है बच्चों, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो 2 तरह से हो सकता है, वीवी पैरस भी हो सकता है और ओवी पैरस भी हो सकता है, ठीक है। वीवी पैरस, ठीक है, वीवी पैरस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही लिख रहे हो कि बॉडी के अंदर हो रखा है, जबकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए एक शेल के अंदर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, ये होते हैं एग लेइंग, और ये होता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखो अब एक छोटा एम्ब्रियो मदर की वॉर्म में अगर हो रहा है तो उसका सर्वाइवल का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि इसने बोला है लेस है, क्योंकि वो उसको तो प्रोटेक्ट और उसका नरिशमेंट दोनों ही मदर की बॉडी कर रही है। अगर वो बॉडी से बाहर अंडे के अंदर, एग के अंदर अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन के लिए स्ट्रगल, प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई एनिमल आके ना खा जाए उनको। तो इस तरीके के अंदर जो है विवी पैरस एनिमल के कंपैरेटिव ओवी पैरस के अंदर सर्वाइवल ऑफ यंग वंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इन्होंने क्या लिखा है, लेस, इसीलिए इसको गलत। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल
सही स्टेटमेंट अगर नहीं पता तो इन स्टेटमेंट को नोट कर लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा गया था मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स कैसे होते हैं, तो विविपैरस होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आया था कि विविपैरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिव टू ओविपैरस एनिमल, किस वजह से, पेरेंटल प्रोटेक्शन एंड केयर की वजह से। तो हर एक लाइन में बच्चों मैंने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, वो नीट और बोर्ड दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपकी ना मतलब ये हर एक बच्चे की होती है कि चलो 4 स्टेट में से एक स्टेटमेंट गलत है तो बाकी की 3 की तरफ देखना पसंद भी नहीं करता वो, या फिर 3 गलत है तो सही की तरफ नहीं देखना पसंद करता। तो भाई ऐसे केस में मेरे अकॉर्डिंग चारों के चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके सामने 2 कॉलम दिए होते हैं और उनको मैच करना होता है, तो फटाफट अपना मैच बिठाइए और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को अपने लाइव चैट में लिख दीजिए। चलिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो छोटे बच्चों क्लास 10th का बच्चा भी सॉल्व कर दे। ये क्वेश्चन तो क्लास 10th का बच्चा इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ओके आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है, फटाफट कॉलम को मैच कर दीजिए। ओके, और इसका सही आंसर है फर्स्ट। देखते हैं कैसे। फर्स्ट जो ईस्ट है इसमें क्या बनती है बच्चों, बर्ड बनती है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से ईस्ट है और इसके ऊपर इस तरीके से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। पेनिसिलिन क्या है, पहले ये बताओ, पेनिसिलिन प्लांट है, फंगस है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, क्या है पेनिसिलिन। चलो एक और क्वेश्चन बन गया, पेनिसिलिन क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्लांट है या एनिमल है। चलो बताओ। यस बिल्कुल सही, पेनिसिलिन एक फंगस है। मैं इस फंगस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्या बना था इस फंगस से, पहली बार पूरे मेडिकल फील्ड में बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, बाय चांस डिस्कवरी बोला जाता है। यस, क्या बना था पेनिसिलिन फंगस से, पहली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे एक्सोजीनस स्पोर बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंटस एल्गा स्पायरोगायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से एक स्पायरोगायरा है, तो स्पायरोगायरा का हर एक फ्रेगमेंट जो है न्यू एल्गा में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन विदाउट एनी रिपेयरिंग एंड रिकवरिंग ऑफ द लॉस्ट बॉडी ऑर्गन। अगर वो लॉस्ट बॉडी ऑर्गन को रिपेयर एंड रिकवर कर रहा है देन वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है, जो प्लेनेरियम में हमें देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं जूस्पोर्स, इस तरीके से जूस्पोरियन जो होते हैं और वहां पे इस तरीके से क्या बनते हैं, जूस्पोर्स बनते हैं। मोटाइल स्पोर है, इसीलिए इसका फर्स्ट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपको नोट करेक्ट स्टेटमेंट पहचाना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में वाटर हाइंथिसिस ग्रो इन अ स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन from the water that lead to the death of fishes. For second option, offspring produced by the asexual reproduction by are called clone. Third option है microscopic motile asexual reproductive structure called a zoospore. And fourth option in potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internode which are present in the modification of stem. ओके बताओ चलो। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, ये बड़े बारीकी वाला क्वेश्चन है। चारों स्टेटमेंट आपको सही लग रहे होंगे, यहाँ पे बहुत वही बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकता है जिसने बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ा है। एक छोटे से गलती लिखी है यहाँ पे, हाँ इसका सही आंसर था, गलत स्टेटमेंट यही है, इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले तो सही वालों पे बात कर लेते हैं क्योंकि वाटर हाइंथिसिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और नाम है वाटर हाइंथिसिस, का सेकंड नाम बताना बच्चों, क्या नाम है, वाटर हाइंथिसिस को एक और नाम से भी जाना जाता है। यस कहाँ का टेरर था ये बताना, बंगाल का, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ओ सॉरी गलती से टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ ये जो टेरर ऑफ बंगाल है ये नेटिव टू इंडिया है या नेटिव टू बाहर का है, यानी कि ये इंडिया की स्पीसीज है या कोई एग्जोटिक स्पीसीज है, इंडिया में कहीं बाहर से लाई हुई स्पीसीज। चलो इस क्वेश्चन का आंसर लेना। देखो एक लाइन से मैं तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन बना रही हूँ। वाटर हाइंथिसिस का सेकंड नेम टेरर ऑफ बंगाल, कहाँ से, एग्जोटिक स्पीसीज है या इसका नेटिव इंडिया है, बिल्कुल एग्जोटिक स्पीसीज है, इंडिया में ये बाहर से लाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन,
क्यों लाए थे हम लोग इसको, क्या वजह थी, ये बेसिकली क्या है, वाटर हाइंथिसिस आपको पता होना चाहिए। ये एक इन्वेसिव क्या है, वीड है, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर में रहती है, सारी ऑक्सीजन छीन लेती है, जैसे कि फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलती। उस पानी का BOD बढ़ता है या घटता है, बताना जरा इस क्वेश्चन का आंसर। जब हाइंथिसिस किसी वाटर बॉडी पे अटैक कर देता है तो उस वाटर बॉडी का BOD इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है। इन्वेसिव वीड है, बाहर से इसको इंडिया में लाया गया और लाके तो बहुत पछताए इसको, क्योंकि लाके इन्होंने आगे क्या कर दिया, पूरे के पूरे वाटर बॉडी का ऑक्सीजन छीन लिया, ताकि और इस वजह से उस वाटर बॉडी के जो एक्वेटिक एनिमल थे उनको सांस लेना भी दुर्भर हो गया। ये कहीं ना कहीं हमारे कोरोना से रिजेंबल कर रहा है ना, कोरोना भी बाहर से आया है और आके हमारे इंडिया के अंदर सारी ऑक्सीजन उसने छीन ली, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। और तो मतलब जस्ट मेमोराइजेशन, ऐसा कोई तुम बिल्कुल रिलेट मत करके लिख के आना बोर्ड में। तो बताओ मुझे क्यों लेके आए थे, किस वजह से इसको लेके आए हैं हम बाहर से। 2 रीजन थे इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने के, बिल्कुल दो रीजन थे, एक रीजन और दूसरा रीजन। पहला रीजन था इसके बहुत ही सुंदर फूल थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और दूसरा इनका जो शेप था ना लीव्स का, वो बहुत ही प्यारा था, इस वजह से इसको लेके आए। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग है वो क्लोन बनते हैं, बिल्कुल सही है। अभी जो मैं बात कर रही थी माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोर्स होते हैं, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर मैं बना रही थी, क्लेमाइडोमोनास एल्गा के अंदर स्पोर बनते हैं। अब गलत है तो ये क्यों गलत है, पोटैटो, बनाना, जिंजर, ये प्लेटलेट अराइज कभी इंटरनोड से नहीं होते, वो होते हैं नोड से अराइज होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत स्टेटमेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है भाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पेरिकार्पो फ्रूट मेनली perform the function of photosynthesis. Second है in viviparous animal, egg present inside the female parent are covered by hard calcareous shell which protect them from the acidic environment. Third है embryo inside the mature seed is the progenitor of the next generation. Animals are categorized into the oviparous and viviparous mainly on the basis of their habitat. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है मेरे बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन, पूरे चैप्टर को कवर किया है। मजा आ रहा है बच्चों, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे ना पावर दे दिया करो, मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे मेरा मोरल ना डाउन हो, इसीलिए आप मुझे बूस्ट किया करो। ओके, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है एम्ब्रियो जो होता है मेच्योर सीड के अंदर होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब बाकी के सारे स्टेटमेंट गलत है, तो नोट कर लो ये स्टेटमेंट गलत है। पेरिकार्प जो है वो स्टोर्ड फूड होता है, वो कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है। दूसरा, विविपैरस एनिमल के अंदर कभी भी, ओविपैरस में होता है कैलकेरियस का शेल, विविपैरस में नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। लास्ट, एनिमल जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं उनके हैबिटेट पे नहीं किए गए हैं, बल्कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे किए गए हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट passes थ्रू विच प्रोसेस and converted into multicellular form from the unicellular? First option है cell formation, cell enlargement. Second है mitosis, cell enlargement. Third है meiosis, cell differentiation. Fourth है mitosis and cell differentiation. टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, उनका कन्वर्ट होना किसके थ्रू होता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा इधर से उधर किया है, बाकी आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल। माइटोसिस, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन आपकी बॉडी में दिया, आपके एनसीईआरटी में, सॉरी बॉडी में क्या बोल रही हूँ, क्या ही बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
ठीक है। तो यानी कि जो ये जाइगोट है, इस जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, देन सेल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है एक मल्टीसेलुलर फॉर्म होती है। सो इसका आंसर है फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्यूडोस्पोर्स पॉजेज विच स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो बच्चा दे देगा ना, मान लूंगी मैं उसको, उस बच्चे के ये जो चैप्टर है ना, ये टिप्स पे है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, एंड फोर्थ है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बच्चा दे रहा है, और इनफैक्ट ये 40 क्वेश्चंस के आंसर अगर कोई बच्चा सबके सब सही दे रहा है ना, दैट मीन आपका उस बच्चे का एक भी क्वेश्चन बोर्ड का, एक भी क्वेश्चन नीट का इस चैप्टर से तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा। ओके 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 ओके। और इस क्वेश्चन का आंसर है सही, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चा देखो, आपको पता है कि इस तरीके से 3 लेयर की एक क्या बनती है, सिस्ट। ये अंदर बैठा है एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये अंदर बैठा बैठा क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन करता है, ठीक है। और अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं ना, ये थोड़ा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इस तरीके से 2 ही चीजों के ये स्पोर जो है वो बने होते हैं। जब ये ब्रस्ट हो जाएगा और जब ये बाहर आता है, तब इनके अंदर बाकी की चीजों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो जिस भी बच्चे को नहीं पता था, इसको नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीट के पर्सपेक्टिव में, एम्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर जेम्यूल्स और एंडोजीनस बर्ड। ये मैंने पहले भी डिस्कशन कर लिया है बोल दो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बर्ड विच is formed outside the parent body. Second है bird which is developed longitudinal on parent body. Third है bird is developed transversely on parent body. And fourth है specific cell group encircle टू फॉर्म बर्ड ऑन पेरेंट बॉडी। चलिए बताओ भाई, जेम्यूल के बारे में है 4 स्टेटमेंट। मुझे पता है जेम्यूल के बारे में तुम तोते बने हुए हो। जेम्यूल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मैम, जेम्यूल स्पॉन्ज बनाता है, एंडोजिनस बर्ड है, ठीक है, ये मुझे पता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और हटके पूछने की कोशिश की है। मैंने कहा है मैं बहुत हटके क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसी वजह से लेके आई हूँ। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेसिफिक सेल ग्रुप है एक एन सर्किल के अंदर, इस तरीके से ये और इसके चारों तरफ कैलकेरियस के बने स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये स्पेसिफिक सेल है, इन सेल का नाम बता दो क्या है। इन सेल का नाम बताओ भाई, क्या नाम होता है। जैम्यूल के अंदर जो सेल्स होती है, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। आर्कियोसाइट्स बोला जाता है इनको। आर्कियोसाइट सेल्स का ग्रुप होता है। ये टोटिपोटेंट सेल होती है। ये पेरेंट बॉडी, मान लो कोई एक्सीडेंटल स्पॉन्ज का ब्रेक हो गया तो ये जेम्यूल उसकी बॉडी से बाहर आके गिर जाएंगे, एंड जहाँ पे गिरेंगे ये टोटिपोटेंट सेल की वजह से वो जेम्यूल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्थेनोजेनेसिस इज, क्या है पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओ हो, चारों ऑप्शन बड़े एक दूसरे से ना बड़े रिश्तेदार लग रहे हैं मुझे तो। चारों सिबलिंग से नजर ला रहे हैं। जो बच्चा बहुत ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ रहा है ना, मतलब बहुत पक्के से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके आया है, वही बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है भाई लोग। ओके ओके, दैट इज द राइट आंसर इज अ फोर्थ। यानी कि इसमें और इसमें बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग, हनी बी का एग्जांपल बताया था, पार्थेनोजेनेसिस, बस यही तो बात है। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एकमात्र यही मेथड है बच्चों रिप्रोडक्शन का। इस बात को ना मतलब दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो। आपके दिमाग में ना तोते बने हुए हो तुम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी गैमेट्स नहीं बनता, पर आपके एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद और विदाउट गैमेट बन सकते हैं। गैमेट नहीं बनते, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमेट नहीं बनते, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें गैमेट बनते हैं। तुम्हें पता है क्वीन जो है एग बनाती है, ठीक है, और उन एग को ड्रोन के स्पर्म जो होते हैं वो उसको फ्यूज करते हैं, सबको पता है ये स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्वीन ने जो एग बनाए और ड्रोन जिनके साथ क्या करता है फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो वो तो आगे फिर न्यू क्वीन और वर्कर्स में चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं क्वीन की बात करूं, क्वीन ने बनाए एग, एक होता है ड्रोन से आए स्पर्म, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, इनमें दो कंडीशन है, रॉयल जेली फीड की तो न्यू क्वीन, बाकी क्या क्या बन गए वर्कर। लेकिन सारे एग फर्टिलाइज नहीं हो जाते, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रोन में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये एग से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, गैमीट का बनना, देन ऑर्गेनिज्म का बनना। तो इसीलिए एसेक्सुअल में हम लिखते हैं विद एंड विदाउट, दोनों वर्ड यूज करते हैं। गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी, जो बन सकता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ the alunar cell of a plant with 42 chromosome in its root tip cells? First option है 63, 84, 21, 42। एल्यूरोन सेल्स क्या होती हैं? जिन बच्चों को ये क्लियर है ना वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, जरूरी नहीं है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना है तुम लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डाले जाते हैं जो तुम्हारे नॉलेज को बूस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ना ज्यादा समझदारी मत दिखा देना बिना मतलब की, गलत कर दोगे। इसका सही आंसर है 63। ओके, तो क्या क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो जब सीड बनते हैं ना बच्चों, सीड, ठीक है, वैसे तो ये हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बहुत अच्छे से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म में क्लास 11th के प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म में आप पढ़ के आए थे, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिंग प्लांट। तो वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ट्रिपल एन स्ट्रक्चर बनती है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अगर हम मेज सीड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इस तरीके से उसके चारों तरफ ऐसे एक लेयर बनती है, इस लेयर को बोलते हैं एन्युलर सेल्स की। ये जो सेल है इनकी एक लेयर बनती है, मेज सीड की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या भरा रहता है, एंडोस्पर्म, जो कि सीड का क्या होता है, न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म है, ठीक है। और ये इस तरीके से प्लूम्यूल और रेडिकल रीजन है, इनको कवर करने के लिए लेयर प्रेजेंट होती है। जो प्लूम्यूल को कवर करती है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल रीजन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये रीजन कौन सा है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल रीजन वो होती है जो आगे जाके क्या बनाएगी, स्टेम। और ये होता है रेडिकल रीजन, ये आगे जाके क्या बनाता है, रूट। ये मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, मेज का सीड बता रही हूँ। ये सीड है किसका, मेज सीड है इसको। और यहाँ पे ये जो रीजन होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये मोनोकोटिलिडोन होता है, डाइकोटिलिडोन नहीं होता, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। अब यहाँ पे ना काफी सारे क्वेश्चन आ गए, कोलियोराइजा क्या होता है, कोलियोप्टाइल क्या होता है, स्कूटेलम क्या होता है, ये क्वेश्चंस तो आते हैं। और ऑल्दो एंडोस्पर्म को कवर करने के लिए जो ये वाली लेयर बनाई है ना, ये वाली लेयर की सेल्स होती है, ये होती है एल्यूरोन सेल्स। ये होती है 3N नेचर में, 2N नहीं होती है, 3N होती है। तो आपको क्या बोला है उन्होंने, रूट में बताया है 42 है, तो ये क्या है 2N, तो 3N के अंदर एक N और ऐड कर दोगे, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगी 3N। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 21 21 21 हो जाएगा। तो 63 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3N,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नहीं पता तो इसको नोट कर लेना बच्चों। ऑल्दो आपके जो 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है इसमें ये बहुत डिटेल से सारी चीज़ें आती है। सीड का फॉर्मेशन, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग अबाउट द कारा, पहले तो ये पता होना चाहिए कारा क्या चीज़ होती है। देन अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, रॉन्ग बताना है बच्चों। थर्ड, अपर एंथ्रीडियम, लोअर ओगोनियम। फोर्थ है ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आपका टाइम जो होता है वो बच्चों स्टार्ट हो चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने चैट बॉक्स में लिख दो और प्लीज एनर्जी बूस्ट डालना मत भूला करो। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को हार्ड लगेंगे जिनके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत आसान, बहुत अच्छे एनालिटिक क्वेश्चन है, तुम्हारा दिमाग को जागृत कर देंगे, सीधी सी बात है। सही आंसर है अपर एंथ्रीडियम होता है, लोअर ओगोनियम होता है। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मतलब सही स्टेटमेंट क्या है? अपर ओगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, सही बात है। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल क्या मतलब हो गया? ग्लोब्यूल बोला जाता है बच्चों एंथ्रीडियम को, ठीक है, और नोक्यूल बोला जाता है ओगोनियम को। ये क्या है एंथ्रीडियम, क्या बला होती है? आपके ना एनसीईआरटी में ऐसे करके एक डायग्राम दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अगर चेक करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा। इस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ऐसे करके एक तो यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर दिखा रखी है ऐसे वाली, ठीक है, और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखी है जिसके अंदर आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये कारा के अंदर दिखा रखी है। कारा बेसिकली क्या है आपको ये क्लियर होना चाहिए। कारा जो है एक एल्गा है, मोनोशियस प्लांट है ये, मोनोशियस, एक ही बॉडी के अंदर। मोनो का मतलब होता है सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये नीचे की तरफ होता है एंथ्रीडियम होती है, ठीक है। एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं ओगोनियम, ठीक है, जिसको हम न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं। दैट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके दिया हुआ है। तो ग्लोब्यूल बेसिकली क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ये गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The vital link that ensure the continuity of species between organism of one generation to next generation, फर्स्ट ऑप्शन है ओस्पेयर, जायगोट, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तोते बन के बैठे होते हैं बच्चे। वाइटल लिंक में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इस चैप्टर के स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन तो हर कहीं मिल जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम्हें देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि ये चैप्टर सच में हमारे समझ में आया है, ऊपर से गई है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सेप्ट पूछा नहीं है तो ऊस्पेयर। ऊस्पेयर क्या होता है? ये अनफर्टिलाइज्ड एग को बोला जाता है, ये लिख लेना, अनफर्टिलाइज्ड एग इन फंजाई। फंजाई में बोला जाता है। जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है? ऊस्पोर बनता है, यानी कि जायगोट, फंगस का जायगोट ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं फंगल, ये क्या है? जायगोट है, सीधी सी बात है। तो ये बिल्कुल कनेक्टिव लिंक है, वाइटल लिंक है। ये भी जायगोट है, जाइगोस्पोर तो जायगोट है ही है। तो ये तीनों हमारे कनेक्टिव या वाइटल लिंक है नई नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ऊस्पेयर नहीं है क्योंकि ये खुद अनफर्टिलाइज्ड एग है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपको। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कोरिलेटेड विद साइज, डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज सर्टेन, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजिकल एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, एंड लास्ट ऑप्शन है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन।
इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका टाइम जो है मैंने कर दिया है स्टार्ट। बस एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है तुम लोगों का, इसी के साथ ही क्विज कंप्लीट होने वाली है। बच्चों ध्यान से चारों स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे बताना है करेक्ट कौन कौन से हैं। आपके अकॉर्डिंग अपना आंसर लाइव चैट में लिखते रहो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों ये। अगर इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड है तो मैं गारंटी लेती हूँ तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस चैप्टर से, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो तुम्हारा बोर्ड का हो। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, बिल्कुल सही। करेक्ट तो 2 ही स्टेटमेंट है, 2 गलत है। पहले तो हम देखते हैं गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर को रिलेटेड विद साइज। बिल्कुल नहीं होता। किसका एग्जांपल लिया है तुम्हारे एनसीईआरटी ने? पैरेट और क्रो का एग्जांपल लिया है। पैरेट और क्रो जो है उनका साइज सेम होता है लेकिन दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस होता है। बताना जरा पैरेट और क्रो की एज डिफरेंस कितनी होती है, कितने कितने डिफरेंस की है वो बताना। क्रो का क्या लाइफ स्पैन होता है और फिर पैरेट का बताना। पहले क्रो का बताओ, क्रो का कितना होता है? अरे वाह क्या बात है, क्रो का होता है बिल्कुल सही 15 ईयर और पैरेट का होता है 140। तो ये गलत हो गया, को रिलेट नहीं करता साइज के साथ। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज सर्टेन नहीं होती। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अड़के बैठे हैं, वो कहते हैं हम गीता की किसी बात को नहीं मानते, हम मॉर्टल हैं, हम नहीं मर सकते। तो ये भी गलत हो गया। फिर है द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजिकल जो है कलेक्टिवली किस तरीके से रिप्रोड्यूस। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है। और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसमें बड़े कंफ्यूजन में आते हैं बच्चे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विद और विदाउट, इस पॉइंट पे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है सब बच्चों के। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, क्योंकि सब बच्चों ने ना तोते बने होते हैं, हमेशा रट्टा मारा होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंगल पेरेंट और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होता है। लेकिन विद कैसे आया? विद आते ही समझ लेना क्या चल रहा है, पार्थेनोजेनेसिस की बात हो रही है। सिर्फ इसी कंडीशन में विद लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। चलिए अब आते हैं इस क्विज के जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे। सो द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पॉलिनेशन, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस। चलो भाई, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो इवेंट बताना है जिसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आधा अधूरा है। ओके ओके ओके, बाकी सारे ही हैं मुझे पता है, लेकिन मोस्ट क्रिटिकल बताना है। चारों ऑप्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोस्ट अप्रोप्रिएट को ध्यान में रखना है। किसके बिना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा नहीं मानते? फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी कि फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन भी होता है, गैमेट का ट्रांसफर भी होता है, गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट एसेक्सुअल और सेक्सुअल में सबसे मेन डिफरेंस यही आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सो फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ये थी आपके 40 क्वेश्चंस की बहुत ही शानदार क्विज, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे से मॉडिफाइड करके तुम्हारे दिमाग को अच्छे से हिलाने वाले क्वेश्चंस डाले हैं। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब उस बच्चे ने बहुत ब्रिलियंसी के साथ इस चैप्टर को समझा है। जिसको ये थोड़े हार्ड लग रहे हैं मेरे बच्चों, एक बार इस चैप्टर को वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। ये चैप्टर बहुत आसान है। 1 या 2 क्वेश्चन नीट के अंदर 101% आएंगे। MCQ 1 वर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं बोर्ड के अंदर, तो आप दोबारा से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, दोबारा से समझ लो। सो अब आप जो भी आपका फाइनल स्कोर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चा बताएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा रहता है यार मेरे बच्चे एटलीस्ट मेरा कहना मानते हैं। मेरे कहने पे इस क्विज को फटाफट लाइक भी करो, अपने आंसर जो हैं वो भी लिखो कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना एंड शेयर करना। अपने बाकी के सारे दोस्तों को भी इनवाइट करो यार, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा युद्ध होना चाहिए तुम लोगों के बीच में। सो अपने अपने जो आंसर है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, कितने सही कितने गलत और कितने अटेम्प्ट किए हैं। इसी तरह के क्विज को हम नेक्स्ट टाइम फिर से लेके आते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।